नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने नोडल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम सुपर नोड कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे और हमने सीखा था कि सुपर नोड कॉन्सेप्ट हम कहाँ अप्लीकेबल करते हैं और सुपर नोड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। सुपर नोड कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन वहीं पे होगा जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स। जो लोग भी पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप पिछला वीडियोज़ देख लीजिए। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको वहाँ से देख लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं सुपर नोड कॉन्सेप्ट के एक अलग क्वेश्चन के बारे में जो कि एके ट्यूब 2024 में आपके पास एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये सर्किट डायग्राम हमको गिवन है। 2 एम्पियर का करंट सोर्स, 2 ओम रेसिस्टेंस, 2 वोल्टेज का सोर्स, 4 ओम 7 एम्पियर, V1 एंड V2 गिवन है। क्वेश्चन में V1 एंड V2 ऑलरेडी गिवन है और हमसे पूछा है फाइंड वोल्टेज V1 एंड V2 बाई नोडल एनालिसिस। V1 और V2 को हमको कैलकुलेट करना है नोडल एनालिसिस के हेल्प से। ठीक, एके ट्यूब का एज इट इज क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में नॉर्मल नोडल एनालिसिस लगेगा या सुपर नोड कॉन्सेप्ट लग जाएगा। नोडल एनालिसिस के साथ सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो एक रेफरेंस नोड हम एज्यूम करेंगे, इसी में हम एज्यूम कर लेते हैं, आप लोग अलग से लिख के सॉल्व कीजिएगा। एक रेफरेंस नोड एज्यूम करते हैं जिसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक, और V1 एंड V2 प्रिंसिपल नोड है जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। नहीं भी मेंशन रहता तो हम अपने से एज्यूम करते कि दो हमारे पास नोड है V1 एंड V2 और एक रेफरेंस नोड है जिसका कि वोल्टेज क्या है, 0। ठीक, और जो दो अदर नोड है उसका पोटेंशियल V1 वोल्ट है एंड V2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हमको क्या करना है, हर पर्टिकुलर नोड पे क्या अप्लाई करना है, KCL। लेकिन सुपर नोड के केस में क्या होता है कि हमको दो जो डिफरेंट नोड होता है, दोनों नोड पे अलग अलग KCL इक्वेशन ना लिखते हुए एक ही नोड पे हमको KCL इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कल भी समझाए थे, आज भी इस क्वेश्चन में एज इट इज समझा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस नोड के बाद पास आते हैं। इस नोड से सब करंट हम क्या ले लेंगे, इस नोड से हम सब करंट ले लेंगे आउट गोइंग। क्या ले लेंगे, आउट गोइंग। यहाँ से आउट गोइंग लिए, यहाँ से आउट गोइंग लिए, बट यहाँ से आउट गोइंग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें करंट सोर्स का करंट का डायरेक्शन गिवन है जो कि हम नहीं पलट रहे हैं। तो करंट सोर्स आ रहा है तो यहाँ पे करंट सोर्स आया, बाकी करंट को हम क्या ले लिए, आउट गोइंग। अगर ये करंट सोर्स नहीं रहता, वोल्टेज सोर्स रहता, रेसिस्टेंस रहता, तो हम अपने से यहाँ पे भी आउट गोइंग डायरेक्शन एज्यूम कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट सोर्स का डायरेक्शन जो गिवन था वही मेंशन कर दिए। ठीक, इस नोड पे आते हैं, इस नोड पे भी सब क्या ले लेंगे, आउटगोइंग। यहाँ पे करंट सोर्स का आउटगोइंग है भी और आउटगोइंग हम एज्यूम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आउटगोइंग, यहाँ से भी आउटगोइंग। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं नोड 1 पे। नोड 1 जिसका पोटेंशियल क्या है, नोड 1 पे हम क्या लिखेंगे, KCL लिखेंगे। नोड 1 पे हम क्या लिखेंगे, KCL लिखेंगे। तो इधर से करंट आ रहा है इनकमिंग, इनकमिंग करंट कितना हो गया, 2 बराबर सम ऑफ आउटगोइंग। सम ऑफ आउटगोइंग करंट कौन से है, ये करंट है, ये करंट है। इस करंट को नहीं लेंगे, इस करंट को नहीं लेंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स बीच में लग गया तो उसको हम करंट को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, बस वोल्टेज है। इसीलिए सुपर नोड कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस करंट के बारे में बात करेंगे, इस करंट के बात करेंगे और ये इस करंट के। तो ये करंट को लिख दिए 2 इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। आउटगोइंग कौन कौन सा है, आउटगोइंग एक ये करंट है, तो कहाँ से, हाई, इधर से इधर फ्लो हो रहा है ये करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इधर से इस करंट के डायरेक्शन को, न कि इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10। करंट को वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में लिख दें ओम्स लॉ के हेल्प से। इसको क्या लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। V1 माइनस 0 क्यों लिखें, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज का वोल्टेज 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब किस पोटेंशियल पे, सब सेम पोटेंशियल पे। जब तक बीच में रेसिस्टेंस नहीं आता किसी भी नोड का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे किए थे सुपर नोड कॉन्सेप्ट में, अलग से इस पे नोड का इक्वेशन न लिखते हुए
हम उसको भी इसी में इंक्लूड करके लिख देंगे, उसको भी इसी में इंक्लूड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सब आउटगोइंग कितना है, सब आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग क्या क्या है, एक 7 है, आउटगोइंग है ना। अगर इनकमिंग रहता तो हम इनकमिंग वाला इधर लिखते इस नोड पे, लेकिन क्या है आउटगोइंग, तो 7 ये भी आउटगोइंग है। तो इस आउटगोइंग के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से जो निकल रहा है इस नोड से V2 माइनस V1, इस केस में क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10। पहले इस नोड पे जब हम बात किए थे तो क्या लिखे थे V1 माइनस V2, बट इस नोड पे बात करेंगे तो क्यों लिखेंगे V2 माइनस V1, क्योंकि करंट इस नोड की बात की है तो यहाँ से करंट V2 से V1 के तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हुआ बात एक। अब इसको क्या लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ, यही सुपर नोड है। इस नोड की बात की है, इस नोड की बात करेंगे, बट इसके लिए अलग इक्वेशन ना लिखते हुए जो पहला इक्वेशन था उसी में लिख देंगे। इस नोड में इनकमिंग बराबर आउटगोइंग किए हैं, इस नोड में भी आउटगोइंग को आउटगोइंग की तरफ लिख देंगे, इनकमिंग को इनकमिंग की तरफ लिख देंगे। इसमें सब आउटगोइंग था इसलिए सब इक्वेशन इस साइड में लिख दें। इनकमिंग 2 था इसीलिए पहले इक्वेशन में इनकमिंग 2 लिखे थे। ठीक है, ये हुआ। तो क्या ये V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 और V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई निगेटिव है एज इट इज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। अगर माइनस साइन निकालते हैं तो इस भी V1 माइनस V2 हो जाता है, माइनस प्लस कट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा V1 बाई 2 प्लस V2 बाई 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 2। अगर हम LCM ले लें तो क्या हो गया 4 2V1 प्लस V2 इक्वल्स टू माइनस 5, तो क्या हो गया 2V1 प्लस V2 इक्वल्स टू माइनस 20, इक्वेशन 1। यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया हमको। ठीक, यहाँ से इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसे लिखते हैं, सुपर नोड में इक्वेशन 2 हमेशा हम जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है दो नोड के बीच में, वहीं से लिखते हैं। कॉन्सेप्ट कई बार बताए हैं कि अगर यहाँ पे V1 है, वोल्टेज सोर्स है, V2 है, तो हम V2 को V1 के टर्म में लिख सकते हैं। V1 निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल है तो V1 प्लस 2 इक्वल्स टू V2, कहाँ पहुँचे V2 पे। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस रहता है तो V1 माइनस 2 हो जाता। ठीक, तो क्या है V1 प्लस 2, तो जो सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे V1 प्लस 2 कहाँ पहुँचे V2 पे, V1 प्लस 2 कहाँ पहुँचे V2 पे। तो क्या आ गया यहाँ से V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 2, इस साइड में कर लेंगे इसको। और यहाँ पे क्या आ गया है V2 प्लस 2V1 इक्वल्स टू माइनस 20। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस 3V1 इक्वल्स टू 22। यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 22/3। V1 की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास V2 आ जाएगा। V1 एंड V2 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि दो डिफरेंट नोड होते हुए भी जो हम इक्वेशन लिखेंगे, नोडल का सिंगल इक्वेशन लिखेंगे, दोनों नोड का इक्वेशन मिला के लिखेंगे, और जो बीच में दो नोड के बीच में जो पोटेंशियल है उन दोनों नोड और पोटेंशियल को लेते हुए एक इक्वेशन लिखेंगे। दो इक्वेशन, दो अननोन, हमारे पास V1 V2 कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद V1 V2 पूछे या किसी ब्रांच में करंट पूछे, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। पता कैसे पड़ेगा कि हमको नोडल लगाना, ये सुपर नोड लगाना है? नोडल तो लगता ही है, सुपर नोड नोडल के अंदर का कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चलेगा? जब दो प्रिंसिपल नोड के बीच में बस वोल्टेज आ जाए, बस वोल्टेज आ जाए, रेसिस्टेंस नहीं है, बस वोल्टेज आ जाए, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या लगाना है, सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ डीसी सर्किट। एक बार इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या किया और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है नोट्स का, ठीक है, वहाँ से जाइए। ये सारी चीज़ें
PDF के फॉर्मेट में है, अगर यहाँ पे समझना है बहुत, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल टॉपिक जो है जिसे क्वेश्चन आता ही आता है इस यूनिट से, वो हमारा क्या क्या स्टडी किए हैं, एक मेश एनालिसिस स्टडी किए हैं, एक नोडल एनालिसिस किए हैं। ठीक, दोनों में से दोनों इम्पॉर्टेंट है, इक्वली दोनों इम्पॉर्टेंट है। मेश भी बताए थे, लूप करंट के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, जो लोग भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है, वीडियोस देख लीजिए। नोडल अभी ख़त्म किए हैं। ठीक, न्यूमेरिकल टॉपिक बस 2 है, तो बस 2 टॉपिक पे फोकस करना है। थ्योरेटिकल टॉपिक जो है इसमें, जो कि थ्योरी आता है, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, हायर मार्क्स में 2 नंबर की थ्योरी में आता है, वो है सारा लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव पैसिव एलिमेंट, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल बाईलेटरल, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें जो हम लेक्चर में स्टार्ट किए थे, तो वहाँ किए थे। मुश्किल से 3-4 टॉपिक हैं थ्योरेटिकल। तो कंसाइज फॉर्म में देखें तो पहले यूनिट में हमको इतनी चीज़ स्टडी करना है, 5 से 6 घंटे का यूनिट है। अगर इसको रिवाइज करेंगे तो 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला यूनिट ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, AC एनालिसिस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, DC एनालिसिस, DC सर्किट क्यों? क्योंकि किसी भी सर्किट में जो सोर्स हमारा लग रहा था वो DC लग रहा था। ठीक है, जो सोर्स हमारा लग रहा था वो कैसा था, DC था। उसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर DC AC में क्या डिफरेंस है। 12th में भी था ये सारी चीज़ें। देखिए, DC सर्किट का जो सोर्स है वो इस तरीके से है, वोल्टेज सोर्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग। ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, बट AC में रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा। ये DC, AC के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा, अगर हमको इस तरीके से साइनोसोडियल करें, क्या होता है साइनोसोडियल, क्या होता है AC, क्या होता है RMS, AC DC में कैसे कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ यहीं से। ओके, थैंक यू।